नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल आज का हम एमसीक्यू स्टार्ट करें उसके पहले आप सभी को बताना चाहता हूं, नवरात्रि का आज चौथा और पांचवा दिन है। नवरात्रि में अक्सर ऐसा होता है कि बीच का जो दिन रहता है वो कभी कभी 2 दिन एक साथ पड़ जाता है। तो आज आपका चतुर्थी और पंचमी दिवस एक ही दिन आयोजित हुआ है आपके कैलेंडर के हिसाब से, और उस हिसाब से बिल्कुल आप सब जुड़ सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी के साथ। बिल्कुल 20% का ये ऑफ़र आपका चल रहा है, तो बिल्कुल आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप इस नीचे दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और बिल्कुल आपको क्लास के साथ जुड़ने का फ़ायदा मिलेगा। ये 20% भले ही लिखा है, पर आपको अप टू 50% तक आपको इसका ऑफ़र क्या मिल सकता है, फ़ायदा। अप टू मतलब कहने का मतलब 20 से लेकर 50 तक कोई भी रेंज में आपको बिल्कुल इस ऑफ़र का फ़ायदा मिल सकता है। तो साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। अब हम अपने आज के एमसीक्यू की ओर आते हैं। आज का एमसीक्यू जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि कोई जनपद सदस्य उस जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद में रहना शुरू कर दे तो क्या होगा? वह सदस्य नहीं रहेगा, वह सदस्य बना रहेगा, वह अपना कार्यकाल पूरा करेगा, या जनपद पंचायत इस विषय पर निर्णय लेगी। तो जनपद पंचायत के बारे में बात कर रहा है, तो जनपद पंचायत की संरचना के बारे में यदि मैं बात करूं, किसके बारे में? जनपद पंचायत के संरचना के बारे में यदि बात करूं तो याद रखना है, संरचना के लिए हमने धारा पढ़ा है, कौन सा? धारा 22। धारा 22 क्या कहता है? जनपद पंचायत की संरचना के बारे में बात करता है। जनपद पंचायत की संरचना, जिसमें आपको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के बारे में प्राप्त होता है जानकारी। वहीं क्वेश्चन पूछ रहा है कि जनपद पंचायत सदस्य उस जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद में रहना शुरू कर दे तो क्या होगा? कहने का मतलब, कोई व्यक्ति दुर्ग जिला पंचायत का सदस्य है वर्तमान में, अब वो अपने जिला पंचायत का जो सदस्य है दुर्ग क्षेत्र का, उसको छोड़ के वो रहने लगा सरगुजा संभाग में, या उसको छोड़कर वो रहने लगा आपके बस्तर संभाग में, तो वहाँ के जनता को कंट्रोल कौन करेगा? वहाँ के जनता के हित के बारे में कौन सोचेगा? वहाँ के जनता के बारे में कौन कार्य करेगा? तो ये बहुत सारी समस्याएं आती है। तो ऐसे कंडीशन में आपको याद रखना है, यदि पूछा जाएगा तो क्या चीज़ याद रखोगे? धारा 22 के बारे में यदि बात किया जाएगा तो याद रखना है, वह सदस्य नहीं रहेगा। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, यदि कोई जनपद सदस्य उस जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद में रहना शुरू कर दे तो क्या होगा? वह सदस्य नहीं रहेगा। तो बिल्कुल मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं सबका आंसर आ चुका है ए, और ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, किसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? बताइए, किसे प्रत्यावर्तित कर सकते हो? ऑप्शन थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए, किसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? बताइए, किसे प्रत्यावर्तित कर सकते हो? तो सबसे पहले यदि प्रत्यावर्तन की बात करोगे तो प्रत्यावर्तन के लिए हम धारा कौन सा पढ़ते हैं? धारा 21 का। धारा 21 का में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? प्रत्यावर्तन। तो सबसे पहले याद रखना है आपको, प्रत्यावर्तन की बात अगर कर रहे हैं तो प्रत्यावर्तन केवल कहाँ पर होता है? आपके ग्राम पंचायत में। प्रत्यावर्तन केवल कहाँ पर होता है? आपके ग्राम पंचायत में। और ग्राम पंचायत में भी केवल और केवल किसके लिए? तो आपको याद रखना है पंच। ग्राम पंचायत में पंच और ग्राम पंचायत में आपके सरपंच, ये दो चीज़ों के बारे में याद रखना है। ग्राम पंचायत में आपका पंच और ग्राम पंचायत में आपका सरपंच के लिए रिकॉल या प्रत्यावर्तन होता है। दूसरा, यहाँ पर आप यदि उप सरपंच की बात करोगे तो उप सरपंच को उप सरपंच के तौर पे आप प्रत्यावर्तित नहीं कर सकते, बल्कि उप सरपंच को पंच के रूप में प्रत्यावर्तित कर सकते हो। पर यहाँ पर तो हमें डाटा बता नहीं रहा है, तो यदि मैं ऑप्शन के हिसाब से जाऊं तो बिल्कुल हम पंच को प्रत्यावर्तित कर सकते हैं,
उप सरपंच को नहीं कर सकते। जनपद के लिए तो आपका प्रत्यावर्तन होता ही नहीं है और जिला पंचायत के लिए भी होता नहीं है। तो यदि आप ऑप्शन के हिसाब से जाओगे जो मैंने दिया है उसके हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल फर्स्ट, क्योंकि उप सरपंच को प्रत्यावर्तित नहीं कर सकते। अगर ये लाइन लिखा रहता कि उप सरपंच को उप सरपंच के रूप में प्रत्यावर्तित कर सकते हो तो बिल्कुल आपको इसका क्या मिला रहता, फायदा मिला रहता। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, अभी मैंने जो ऑप्शन दिया था उसमें बी। अगला, किसे प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता। इसके पहले था किसे प्रत्यावर्तित कर सकते हो, अब इसमें पूछ रहा है किसे प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता। तो बताइए किसे प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता। चलिए बताइए किसे प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। जनपद पंचायत का अध्यक्ष, इसे आप बिल्कुल प्रत्यावर्तित नहीं कर सकते, सही है आपका। दूसरा यदि मैं बात करूं जिला पंचायत का अध्यक्ष, बिल्कुल आप इसे भी प्रत्यावर्तित नहीं कर सकते। ग्राम पंचायत का सरपंच और पंच को कर सकते हो, नहीं कर सकते किसको किसको आप, पहले और दूसरे को, क्योंकि रिकॉल जब हम पढ़ते हैं धारा 21 का के तहत तो ये 21 का केवल और केवल किसकी बात करता है, ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच, केवल आप रिकॉल के तहत इसको बस हटा सकते हो। तो बिल्कुल याद रखना है धारा 21 का किसके बारे में बात करता है, पूछा जाएगा तो ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए, ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर बताइए। राज्य सरकार के निर्धारित अधिकारी इस तरह की जांच के बाद जैसा कि वे उचित समझे तदनुसार पंचायत के पदाधिकारियों को हटा सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, राष्ट्रीय हित के विपरीत कार्य करना। बिल्कुल यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय हित के विपरीत काम कर रहा है, देश विरोधी काम कर रहा है, तो आपको याद रखना है बिल्कुल पहला हो जाएगा। दूसरा, धर्म, जाति, भाषा, पंथ या वर्ग के आधार पर भेदभाव कर रहा है, तब भी राज्य सरकार के द्वारा उसे क्या किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। महिलाओं के समान सम्मान या प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य कर रहा है, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा है, महिलाओं के किसी भी प्रकार के काम में अड़चन पैदा कर रहा है, तो इन सारे कारणों से भी आप क्या कर सकते हैं, उनको पद से हटा सकते हैं। व्यक्तिगत निधि से एक लाभ उद्यम में संलग्न होना, ये व्यक्तिगत से हमें मतलब नहीं है, वो अपने पैसे का उपयोग जहाँ भी करना चाहे बिल्कुल कर सकता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। इन 3 कारणों की वजह से आपको बिल्कुल राज्य सरकार यदि चाहे तो आपको हटा सकता है विहित प्राधिकारी के माध्यम से। अगला प्रश्न, किसे प्रत्यावर्तन द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। इसका मतलब होता है पद से हटाया जा सकता है, और मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा इसका आंसर नहीं दे पाएगा। किसे प्रत्यावर्तन किया जा सकता है पूछ रहा है, तो जनपद पंचायत का अध्यक्ष, इसको तो नहीं कर सकते आप प्रत्यावर्तन। जिला पंचायत का उपाध्यक्ष, ये जनपद और जिला के अध्यक्ष को नहीं कर सकते। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो बिल्कुल आप ग्राम पंचायत में सरपंच और पंच को क्या कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव जनपद पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध पारित करने के लिए कितना बहुमत चाहिए। जनपद के अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं तो धारा कौन सा हो जाएगा आपका, ये धारा होगा आपका 28। कौन सा होगा, धारा 28। ए दिया है उपस्थित और मतदान करने वालों के सदस्यों के बहुमत से, नहीं होगा। दूसरा दिया है निरपेक्ष बहुमत से, ये भी नहीं होगा। उपस्थित और मतदान, उपस्थित और मतदान आपका बड़ा बड़ा शब्द है और 2/3 बोल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। उपस्थित मतदान करने वालों के 3/4 बहुमत से, तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत का एक पंच किस तरह अपने पद से हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, प्रत्यावर्तन द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा या सरपंच द्वारा। पहला लाइन जो आपका दिया हुआ है अविश्वास प्रस्ताव, और यदि ग्राम पंचायत की बात करूं तो ये आपका कहता है धारा 21, और धारा 21 के तहत केवल आप ग्राम पंचायत में सरपंच और उप सरपंच को बस क्या कर सकते हो,
अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटा सकते हो, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ग्राम पंचायत द्वारा कैसे हटा दोगे बिना कुछ कारण से? सरपंच द्वारा कैसे कोई हटा दिया जाएगा? लेकिन आपने एक धारा पढ़ा है, धारा 21 का, और बिल्कुल 21 का के तहत आप ग्राम पंचायत के पंच को रिकॉल के माध्यम से, प्रत्यावर्तन के माध्यम से पद से हटा सकते हो। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कितने बहुमत से पारित होना चाहिए? उपाध्यक्ष की बात कर रहा है, चाहे आपका अध्यक्ष कहे चाहे उपाध्यक्ष कहे, इसके लिए हम धारा कौन सा पढ़ते हैं? धारा 35। धारा 35 कहता है आपके जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करता है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या होता है? पंचायत के प्रमुख एवं उप प्रमुख को पद से हटाने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से? नहीं। निरपेक्ष बहुमत से? नहीं। उपस्थित और मतदान कह रहा है और उसके 2/3 सदस्यों से? बिल्कुल नहीं। आंसर क्या होगा? उपस्थित और मतदान करने वालों के 3/4 सदस्यों के बहुमत से। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? ग्राम पंचायत से किसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? सरपंच और उप सरपंच को? बिल्कुल नहीं। उप सरपंच और पंच को? बिल्कुल नहीं। ग्राम पंचायत के समस्त पदाधिकारियों को? नहीं। तो आंसर क्या होगा? सरपंच और पंच को आप धारा 21 का के माध्यम से क्या कर सकते हो? प्रत्यावर्तित कर सकते हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के उप सरपंच को कैसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। आज का ये क्वेश्चन आपका टाई ब्रेकर क्वेश्चन रहेगा। बताइए। चलिए, ग्राम पंचायत के उप सरपंच को कैसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? ग्राम सभा के बहुमत से? बिल्कुल नहीं। ग्राम सभा की स्पष्ट बहुमत से? बिल्कुल नहीं। ग्राम सभा के 2/3 बहुमत से? नहीं। तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर एक बात याद रखना है, उप सरपंच को उप सरपंच के रूप में प्रत्यावर्तित नहीं कर सकते, पर उप सरपंच को पंच के रूप में आप क्या कर सकते हो? प्रत्यावर्तित कर सकते हो। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी हो जाएगा। और आज की क्लास में बस हमें इतना ही देखना था। जाने से पहले एक बार फिर से मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, क्या नवरात्रि का चल रहा है ऑफ़र, पंचमी और चतुर्थी का आज है दिन, और बिल्कुल साध्य PSC एकेडमी 20% की इस ऑफ़र के साथ आपको लेकर जाएगा अप टू 50% तक ले जाएगा। और बिल्कुल आपको कुछ भी ऑफ़र मिल सकता है 20 से लेकर 50 तक, जिसमें आप कंटिन्यू क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। और मुलाकात होगा आप सभी से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।